Okay, so Namaskaram and good afternoon. The last unit of chapter number 1 theoretical framework is accounting as a measurement discipline, valuation principle and accounting estimates. I seriously don't know कि उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो लिखी गई है उसका आपके लाइफ में क्या रेलेवेंस है, मुझे नहीं समझता। बहुत सारी चीजें तो ऐसे लिखी गई है कि वो सवाल आपको पूछ रहे, मतलब किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपको ही सवाल पूछ रहे कि बताओ मनी अकाउंट्स किस में होता है, मनी में होता है ना। अपना बहुत पहले से हम क्या सीखते आए कि अकाउंटिंग करने के लिए मनी इज द बेसिस। अगर मनी ये कॉन्सेप्ट निकाल दो तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता। ये लोग बता रहे मनी इटसेल्फ इज अ फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट, मनी कहाँ कांस्टेंट है। तो उन्होंने दो कंपैरिजन करके दिखाए अपने भाषा में, ठीक है ना, कि एक तो इंडिया और यूएसए का डॉलर, ये कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि बार बार यूएसए का डॉलर क्या हो रहा है, इंडियन रुपी में फ्लक्चुएट हो रहा है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा मनी का भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। मनी इटसेल्फ इज हैविंग टाइम फैक्टर कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू विल नॉट बी द सेम। आप समझ रहे हो क्या? आप बता रहे हो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो करो, लेकिन सर आज का 1,00,000 रुपया 10 साल के बाद का 1,00,000 रुपया नहीं रहने वाला। और आप बता रहे हो कि नहीं अकाउंटिंग तो आपको मनी कॉन्सेप्ट को ही पकड़ के करना है। तो ये चैप्टर आपको पूछता है फिर बताओ मेजरमेंट कैसे करें, ठीक है ना। तो जब तक हमारे पास मनी से बेटर मेजरमेंट नहीं है या मनी को एडजस्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है, तब तक तो इसको ही फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब इंड एस होगा, इंड एस सीए फाइनल में आप जब आओगे तब आपको समझेगा कि जो टाइम वैल्यू फैक्टर है उसको इंड एस कंसिडर करता है, अपना एएस नहीं कंसिडर करता। अपना इंडिया अभी तक उसको कंसिडर, इंडिया मतलब छोटे कंपनी उसको कंसिडर नहीं करते। ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन जो है वो लोग कंसिडर करना चालू हो गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर को। अकाउंट्स में उसकी इज्जत नहीं थी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कॉन्सेप्ट है वो एफएम में होता था, एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता था। अकाउंट्स में उसका रेलेवेंस बहुत कम था, अभी उसका धीरे धीरे रेलेवेंस बढ़ गया। और इस टॉप चैप्टर में जो सीखने जैसा है वो वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। तो आई विल स्टार्ट विद द वैल्यूएशन प्रिंसिपल विच इज द सेंसेबल थिंग एंड देन वी विल जस्ट लुक आफ्टर कि बाकी कुछ और भी क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर कुछ है तो एक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है जो मुझे समझ में आता है कि हाँ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस टर्म्स यू शुड नो। You should know difference between historical cost, current cost, realizable value and present value. बताओ आपको कौन से पता है? प्रेजेंट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसा निकलता है? फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बोला कैसे एक एग्जांपल दे, एकदम छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं देना चाहता। एक मशीनरी है जो मुझे आज 7,50,000 में मिलती है। 7,50,000 में एक मशीनरी मुझे मिल रही है, दिस इज अ कॉस्ट। वही का ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी मिलती है, कितने में मिलती है? 7,50,000। अब इस गाड़ी को साल भर चला के, पूरे साल में इसको रेंट पे चलाऊंगा, ड्राइवर रखूंगा, फ्यूल डालूंगा और लोगों को घुमाऊंगा, जो भी है, उसमें से मुझे नेट प्रॉफिट जो मिलेगा हर साल, नेट प्रॉफिट आप समझते हो ना, एनपी मतलब सब खर्चे माइनस करने के बाद जो कैश मेरे पास बचेगी वो 1,00,000 रुपया होगा। कितना होगा? और मुझे मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि ये 10 साल तो गाड़ी कम से कम मुझको ये बेनिफिट देगी। ये समझ में आ रहा है आपको? 10 साल तो ये गाड़ी चलेगी। तो 1,00,000 के हिसाब से मुझे 10 साल तक क्या मिलते रहेगा? बेनिफिट मिलते रहेगा। ऐसे 10 साल मिलेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? और जो 10th ईयर होगा, 10th ईयर लास्ट ईयर होगा, उस साल में गाड़ी स्क्रैप में बेच देगा या सेकेंड हैंड में बेच देगा, तब वो गाड़ी का मेरे को 2,00,000 रुपया और मिलेगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? 10th ईयर में मिलेगा। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो आप तो सोचोगे यार कितना बढ़िया बिजनेस है। अकाउंटेंट क्या सोचेगा, देखो 1,00,000 रुपया हर साल का मिलेगा, मतलब 10 साल का कितना मिलेगा? 10,00,000 नेट प्रॉफिट, सारा खर्चा वगैरह माइनस करने के बाद, और एक्स्ट्रा 2,00,000 भी मिलेगा गाड़ी का, तो कितना हो गया? 12,00,000 मिलेगा। और आज कितने पे गाड़ी जा रही है, मतलब कितना खर्चा लगाना पड़ रहा है उसके लिए? 7,50,000। मतलब नेट टू नेट कितना कमाएगा मैं 10 साल में एक्स्ट्रा? बोलो 4.5 लाख। 12,00,000 टोटल कमा रहा था ना मैं, 12,00,000 में का 7.5 लाख चला गया। 12,00,000 कैसे टोटल, समझ में आ रहा है आपको? 10,00,000 तो इनकम होगा और 2,00,000 रुपया इसको जब सेल करूंगा तो स्क्रैप वैल्यू या सेल वैल्यू मिलेगी मुझे, और मैंने अभी 7.5 लाख डाला है। तो आपको प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल लग रहा है कि लॉस मेकिंग लग रहा है?
बोलो प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है? करना चाहिए हम लोगों को ये चीज, राइट? लेकिन हमने क्या इग्नोर किया यहाँ पे? वी इग्नोर वन कॉन्सेप्ट। क्या इग्नोर किया आपने? ये 7.5 लाख रुपए आपको आज देना है, और जो 10 लाख और प्लस 10th ईयर में जो 2 लाख मिलने वाले वो फ्यूचर में मिलने वाले, और आज का वैल्यू और फ्यूचर का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू को, एन्युटी है ना ये, एन्युटी समझता है ना, हर साल मिल रहा है तो इजी हो जाता है। एन्युटी कैसे निकालते हो आप? जैसे पकड़ लीजिए, मैं मानता हूं हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है, 10% का, तो आपको फैक्टर कैसे निकालना होता है? 1 डिवाइड बाय 1.1। अरे किया है क्या आपने ये सब? 1.1 का फैक्टर होता है आपका, ठीक है ना? तो 1 डिवाइड बाय 1.1 करो, कितना आ रहा है कैलसी पे? 0.9 आ रहा है। ये फर्स्ट ईयर का, मतलब आज का 1 रुपया, कल का कितना हो गया? 90 पैसा। तो आप मेरे साथ ही चलोगे, 1.1 डिवाइड बाय 1.1। पहले कैलसी पे कुछ, पहले से कुछ अगर करके रखा होगा तो पहले उसको पूरा क्लीन कीजिए। कैलसी क्लीन करना मतलब ऐसा क्लीन करना नहीं, उसकी मेमोरी क्लीन करना, ठीक है ना? थैंक्स। 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.1। अभी का 1 रुपया अगले साल कितना होगा? 0.9, ठीक है ना? और एक इक्वल टू कर दो आप, ये चल ही नहीं रहा है मेरा, ये कैलसी गायब हो गया। आपके पास है कितना हुआ? 0.82 हो गया, मतलब 82 पैसा हो गया। देखो वैल्यू कम होते जा रही है 1 रुपए की, ठीक है ना? और एक बार क्लिक करो, 3 हो गया, ठीक है ना? ऐसा वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है 1 रुपए का। और एक बार 4, 5th, 6, 7, 8, 9, 10। 10th में क्या आया वो फैक्टर मुझे बताओ? 10 के इक्वल टू में 0.38। मुझे 2 डिजिट ही बता दो, कोई टेंशन नहीं है। और अभी आपको जीटी मारना है या टोटल मारना है? जीटी बैठता है क्या? देखिए आपके कैलसी पे जीटी होता है, देखो जीटी हो रहा है क्या उसमें? कितना आया टोटल? 6 पॉइंट, ठीक है ना? 6.14 आया। ये क्या है? क्यूमुलेटिव फैक्टर है। 6.14 क्या हो गया आपका? एन्युटी फैक्टर बोलते हैं हम इसको। टाइम वैल्यू में एक होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये एन्युटी फैक्टर हो गया, 6.14 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना? अगर जीटी का बटन नहीं होगा फिर आपको मेमोरी यूज करना पड़ता है, पता है ना? इक्वल टू के बाद मेमोरी प्लस, इक्वल टू के बाद मेमोरी प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस एंड एमआरसी, मेमोरी रिकॉल। वो एक तरीका होता है। ये सब मैंने जो बड़बड़ किया तुमको नहीं समझ रहा है, किसको पूछने का? देना एग्जाम, मैथ्स उनका काम है, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है? ये 1-1 लाख रुपया जो आपको हर साल मिल रहा था, आप क्या कर रहे थे? 1 लाख इंटू 10 लाख कर रहे थे ना? 1 लाख इंटू 10 ईयर्स कर रहे थे, तो आपका आंसर कितना आ रहा था? 10 लाख आ रहा था। तो ये इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर था। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते कि 1 लाख हर साल 1 लाख नहीं रहने वाला, अगले साल का 1 लाख एक्चुअली 90,000 है, उसके अगले साल का 1 लाख एक्चुअली 82,000 है। आप समझ रहे हैं क्या? क्योंकि आज जो 1 लाख की 1 लाख की जो ताकत आज है, आज अगर मुझे आप 1 लाख दोगे, मैं जितनी चीजें खरीद सकता हूं, या जो चीज समझो, ये एक चीज है जो आज कितने में मिल रही है? बोलो, आज कितने में मिल रही है? 1 लाख में मिल रही है, ठीक है ना? यही चीज अगर मैं अगले साल खरीदने जाऊंगा 1 लाख, समझता हूं कि इसकी प्राइस कांस्टेंट, मतलब इसका जो वर्थ है वो उतना ही रहेगा, इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं, सेम प्रोडक्ट ही है। मैं अगले साल इसको खरीद नहीं पाएगा, अगले साल 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि देश में 10% का क्या चालू है? इन्फ्लेशन चालू है। तो अगले साल मुझे यही चीज खरीदने के लिए 1,10,000 देने पड़ेंगे इन्फ्लेशन की वजह से। मतलब मनी का वैल्यू बढ़ गया है कि मनी का वैल्यू कम हुआ है? इसका वैल्यू कांस्टेंट है, इसको जो दे के मैं खरीद रहा था वो अभी ज्यादा देना पड़ रहा है मुझे। मैंने क्या बोला, समझा? ये प्रोडक्ट तो वही मिलेगा मुझे, इस साल दूंगा तो 1 लाख देके भी मिल जाएगा, अगले साल जाऊंगा यही चीज लेने के लिए 1,10,000 देना पड़ेगा। तो मनी का वैल्यू जो है वो बढ़ गया है कि कम हो गया है? कम हो गया है, अमाउंट बढ़ गया। नालायक लोगों, मुझे बताओ ना, सेम चीज के लिए अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है तो पैसे की कीमत बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई है, तो ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है ना। नंबर मत देखो। अगर सेम चीज खरीदने के लिए मुझको कम पैसा देना पड़ता तो 80,000 ही देना पड़ता, तो वैल्यू बढ़ गई है। तो नंबर, जब नंबर कम होता है तो समझने का वैल्यू बढ़ गई है, और जब नंबर बढ़ता है तो समझने का वैल्यू, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो उसको डिवाइड करके निकाला जाता है कि कम हुई तो कितने से कम हुई। आज का 1 रुपया अगले साल का कितना, ऐसा होता है। आज का 1 रुपए
आज का 1 रुपया अगले साल का 90 पैसा। तो वैसे आज का 1 लाख रुपया अगले साल कितना वर्थ देगा आपको? 90,000 का ही वर्थ देगा। ये 90,000 अगले साल का 90,000 नहीं है। अगले साल आपको 1 रुपए में उतनी चीजें मिलेंगी जितनी चीजें खरीदने के आप 90,000 इस साल खर्चा करते हो। देखो ऐसा समझने का, इस साल अगर आप वो सारी चीजें खरीदोगे तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? ओनली 90,000। अगले साल 1 लाख। अब ये 10th ईयर का है 38, ये 10th ईयर का है ना। इसका क्या मतलब है बताओ? आज जो चीजें 38,000 में मिलेंगी आपको, आज अभी जाके आप मार्केट में 38,000 में जितना सामान लेकर आओगे, उतना ही सामान अगर आपको 10th ईयर में लेना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? 1 लाख। ये समझ रहा है? ये जो 10 साल बाद की 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है? 38,000। मतलब दूसरा इसका एक तरीका ये होता है समझने का। दूसरा, अगर आज मैं 38,000 को बैंक में या इन्वेस्टमेंट में पार्क करूं, जिसका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। बढ़ते जाएगा हर दिन 10% से। तो 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अलग अलग तरीके से सोचो। तो आज जो प्रेजेंट वैल्यू 38,000 है उसकी फ्यूचर वैल्यू 1 लाख है। एक तो ये एक तरीका होता है बोलने का। आज जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी की है? 38 की, उसका फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1 लाख है। और जो फ्यूचर वैल्यू 1 लाख है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? तो हमने उल्टा क्यों किया? हमने डिवाइड करके क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी, हमारे पास कौन सी वैल्यू थी? फ्यूचर की वैल्यू थी। 1 लाख था हमारा 10 साल के बाद, वो हमको पता है, हमें प्रेजेंट का नंबर नहीं पता, तो हमने उसको डिवाइड करके नंबर निकाला। ये समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? ओके, वो सब जाने दो। अकाउंटेंट ऐसे मल्टीप्लाई करता है, 1 लाख इंटू 10 ईयर मल्टीप्लाई करता है अकाउंटेंट। एफएम वाला ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता, इंडियस ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता, इंडियस ऐसे मल्टीप्लाई करता है। 1 लाख तो आपको हर साल मिलते रहेगा, लेकिन उसका हर साल का टाइम वैल्यू फैक्टर है, तो 6 क्या नेटवर्क का एरर आ गया बीच में? हाँ बताइए ना। आपने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 6.14 से, तो कितना आ गया? 6 लाख। मतलब तुमको समझ रहा है, जो आपको जो 10 लाख दिख रहा है वो एक्चुअली 10 लाख नहीं है, वो खाली कितना है? 6,14,000 है। और 2 लाख जो मिलने वाले थे 10th ईयर में, 10th ईयर में जो 2 लाख मिलने वाले थे उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.38, तो एक्चुअली वो 2 लाख है ही नहीं, वो कितने हैं? 76,000। अब इन दोनों का टोटल करो, 6 लाख। ये अभी समझ में आ रहा है कि आपको? इतना पूरा बिजनेस चला के आपको एक्चुअली 6,90,000 ही मिलने वाला है आज के टर्म्स में, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। मिलेगा 10 साल में, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कितना मिलने वाला है आपको? खाली ओनली। और आज प्रेजेंट वैल्यू में आज जाएगा कितना? 7,50,000। अब ये प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है? ये समझ में आ रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता होना कितना जरूरी, नहीं तो आप रॉन्ग डिसीजन लोगे ना। मैंने तो आपको 1-1 लाख का करके बताया। बताओ यही अगर 100 करोड़ का करके बताता तो क्या 100 करोड़ जाएगा? हर साल आपको 10-10 करोड़ मिलेंगे, तो बड़ा अमाउंट हो जाता है ना रे। इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल होते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, रोड के प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, वो लोग ऐसा बड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, वो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। पूरा का पूरा इंश्योरेंस का धंधा इस चीज के ऊपर चलता है कि आप अभी पैसे दे दो, फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसे देंगे। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता फ्यूचर में ज्यादा मतलब, उनको ज्यादा नंबर दिखता है, वो लोग इंश्योरेंस ले लेते। 40 साल के बाद क्या ही वैल्यू लेगी 1 करोड़ की? मुझे बताओ, मैंने आपको ये सवाल पहले भी पूछा था। 40 ईयर्स के बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा। 40 ईयर्स, यहां से 40 ईयर्स के बाद 1 करोड़ का क्या वैल्यू रहेगा? 1 करोड़ का वैल्यू 40 साल पहले कितना था बताओ? 40 साल पहले अगर आपके पास 1 करोड़ होता तो क्या गड़िंगलत में क्या क्या खरीद सकते थे? हाँ बस इतना समझ में आ रहा है ना। और आज 4 गुंठा जमीन लेने के लिए भी यहाँ पे 1 करोड़ कम गिर गया, तो समझो 40 साल के बाद 1 करोड़ में पता नहीं नाश्ता बिस्टा बर्गर वगैरह खाने जाना पड़ेगा। नहीं उतना भी कम नहीं रहेगा, लेकिन इट वोंट बी सब्सटेंशियल अमाउंट, इट विल बी वेरी नॉमिनल अमाउंट। तो दिस इज व्हाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया, आपने बोला कि आपको प्रेजेंट वैल्यू पता था, मैंने खाली हल्का सा बता दिया, बाकी डिटेल तो आपको मैथ्स में पढ़ना है। मैथ्स में आपका पूरा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। तो फ्यूचर वैल्यू को हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं।
ओके, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। और कौन सा पता है आपको? हिस्टोरिकल कॉस्ट भी तो पता होगा आपको। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट। आप असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो इंडिया में? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जो प्राइस पे लिया उसी प्राइस पे। हर साल बिल्डिंग अगर आपने 10 लाख की ली, हर साल बैलेंस शीट में कितने लाख की रहेगी? 10 लाख की रहेगी। उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कब तक लेना देना नहीं है मार्केट वैल्यू से? जब तक आपका कंपनी गोइंग कंसर्न, जब तक आपका एंटिटी क्या है? गोइंग कंसर्न है। एक बार अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो गया, मतलब पता चल गया कि अभी एंटिटी आगे जाने नहीं वाला, अभी एंटिटी खत्म, टाटा बाबा है सब खत्म, तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? रियलाइजेशन। तो कौन सी वैल्यू लेकर आओगे? रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अब भी अगर इसको मैं मार्केट में सेल करेगा तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। एंड करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट मतलब जैसे अब ये प्रोजेक्टर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टर लेके हमको 6 महीने 8 महीने साल भर हो गया रहेगा, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ इसका अभी का मुझको रेट बताओ, अभी का मार्केट में, अभी अगर मैं इसको रिप्लेस करेगा, ये सेम प्रोजेक्टर को ही रिप्लेस करेगा अब भी, तो वो लोग मुझे लाके बोलेंगे सर 12,000 लगेंगे। तो 12,000 इसकी हो गई। ये लास्ट वाला है जो आइटम है ना, करंट कॉस्ट, मतलब अभी चालू कॉस्ट कितना है। आप बोलते हो गाड़ी मैंने 9 लाख में ली थी, लेकिन अभी इसी गाड़ी का मार्केट में, मतलब जो नई गाड़ी मिलती है सेम मॉडल, वो 12 लाख की मिलती है। तो 12 लाख क्या बन गया आपका? करंट कॉस्ट। ठीक है, ये आपको ये टर्म समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में से। ये 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ना, कि अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स में बहुत सारा गेम जो होता है वो किसके ऊपर होता है? तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, ये एक चीज आपको यहाँ से समझनी है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो मैं उसी से चालू कर रहा हूँ डायरेक्टली। मेरा टॉपिक, मेरा इंट्रोडक्शन देके हो गया, मैं डायरेक्टली इस पेज पे जंप कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने अकाउंटिंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इन चारों के चारों टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेस ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल। तो चार मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। चलो एक एक पढ़ते हैं। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? इट मींस एक्विजिशन प्राइस। एक्विजिशन मतलब परचेस प्राइस। एक्विजिशन को आपके अक्वायर करना मतलब क्या करना? परचेस करना। तो इट मींस एक्विजिशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल भी दिया उन्होंने, अ बिजनेसमैन पेड 7 लाख टू परचेस अ मशीन and spent 1 lakh rupees on its installation. It is its acquisition price including installation charges is 8 lakh. ये समझ में आ रहा है आपको? हमने ये माइक लिए, स्पीकर लिए, इसको बाद में इंस्टॉल करने के लिए हमको खर्चा है, हाँ, तो इंस्टॉलेशन करने का खर्चा भी तो लेना पड़ेगा आपको। तो दोनों खर्चे उसके ही खर्चे होते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी का आपके बैलेंस शीट में वैल्यू जो जाएगा वो 8 लाख का जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बेस, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड। पेड आपने कितना पे किया था, कैश कितना पे किया एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ द ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी तो असेट किस में रिकॉर्ड करेंगे वो बता रहे हैं। असेट कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? जो पैसा हमने दिया है। और लाइबिलिटीज कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? मैंने बैंक से 22,50,000 का लोन लिया है। बैंक से कितने का लोन लिया मैंने? 22 लाख। तो मेरे बुक में कितने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी? मार्केट वैल्यू निकालूंगा उसकी, वो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। अरे कुछ नहीं, मार्केट वैल्यू क्या, जो प्राइस पे आपने लोन लिया वही आपको रिपे करना है, ठीक है ना। तो ये बता रहे लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ द ऑब्लिगेशन। In some circumstances, liability is recorded at amount of cash and cash equivalent expected to be paid to satisfy its normal course of business. चलो ठीक है। When the businessman takes 5 lakh rupees loan from the bank at a 10% interest per annum, it is to be recorded at the amount of proceeds received in exchange of the obligation. Here, the obligation for repayment of the loan as well as repayment of interest are agreed at rate of 10% of the proceeds received, and that 5 lakh rupees is its historical cost. तो लोन 5 लाख का लिया तो बुक में रिकॉर्ड कितने में होगा? 5 लाख में। सर वो 10% इंटरेस्ट का क्या भैया हुआ? एज एन मीन भरते रहोगे ना, तो तब रिकॉर्ड होते जाएगा जब इंटरेस्ट भरते रहोगे। नहीं भरा होगा तो वो अलग से ऑब्लिगेशन, और एक ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10% ऑन 5 लाख विल बी 50,000 रुपीज। तो एक और ऑब्लिगेशन आपके बुक में दिखना चालू हो जाएगा, बस, ठीक है ना। टेक अनदर केस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी। इनकम टैक्स लाइबिलिटी वो तो मुझे पता ही है कैसे होता है। आपने कंप्यूट किया, आपका इनकम 1 करोड़ निकला, 1 करोड़ का 30% आपको टैक्स भरना होता है, तो 1 करोड़ का 30% 30 लाख होता है। हो गई आपकी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है। इसको ही अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। मैंने दूसरा जो वर्ड बताया ना इस टॉपिक में हमको सीखने का है,
तो इनकम टैक्स फिक्स नहीं है अभी आपका कितना आने वाला है, वो तो इनकम टैक्स बताएगा बाद में कि कितना फिक्स है। आप जो भरते हो एस्टिमेटेड बेसिस पे भरते हो। कौन से बेसिस पे भरते हो? Estimated. Take another case regarding payment of income tax liability. You know every individual has to pay income tax on his income if it is a certain minimum limit. 2.5 लाख के ऊपर होता है तो आपको इनकम टैक्स लगता है, 2.5 लाख के तक इनकम टैक्स नहीं लगता। अगले साल से 3 लाख के बाद इनकम टैक्स लगने वाला है, 3 लाख के नीचे इनकम टैक्स नहीं लगता। तो तुम लोग का जो स्टाइपन होगा ना आर्टिकलशिप में, जो तुम महीने का 3 से 5 हजार कमाओगे ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो टैक्सेबल लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। But the income tax liability is not settled immediately when one on his income. Income tax authority settle income tax in it's sometime later. मतलब अगले साल किया जाता है settle, which is technically called assessment year. Previous year में आप पैसे कमाते हो, assessment year में उसका tax भरा जाता है usually. Then how does he record this liability? As per the historical cost base, it is to be recorded an amount expected to be paid. देखो अभी आपको पता है क्या कितना भरने का है? एग्जैक्टली अमाउंट पता है कि कितना इनकम टैक्स आएगा? नहीं, वो तो अगले साल पता चलेगा। तो अभी कितना रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेक्टेड लेवल पे। हाँ, आपको नहीं पूछते कि एग्जाम देने के बाद कितना मार्क्स मिलेगा रे, अभी कितना मिलेगा तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। तू तेरे हिसाब से कितना मिलेगा? 80 मार्क का पेपर लेकर 40 तो आना ही चाहिए, तो वो तेरा एस्टिमेट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। आगे करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब मैंने क्या बताया था, रिप्लेसमेंट वैल्यू भी होता है। करंट कॉस्ट को आप सिंपल भाषा में क्या याद रखो, अगर मैं इसको चेंज करूंगा अभी के अभी तो मेरे को कितना कॉस्ट बैठेगा। तो देखो यहाँ पे, टेक दैट मिस्टर एक्स परचेस मशीन एज ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर 7 लाख। बहुत पहले, ठीक है ना, बहुत पहले एक मशीन लिया 7 लाख में। एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज टू रिकॉर्ड इट एज अ 7 लाख। 7 लाख में इसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। दैट इज दैट एक्विजिशन प्राइस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट भी उन्होंने बता दिया। एज ऑन 1 जनवरी 2022, 11 साल के बाद, Mr. X found that it would cost 25 lakh. Oh, 25 lakh to purchase that machine. सेम मशीन अभी खरीदने में कितना लगेगा उसको? 25 लाख। 7 लाख में 10 साल पहले, 11 साल पहले लिया था। अब भी सेम मशीन खरीदेगा तो कितना लगेगा? 25 लाख। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स टुक लोन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 5 लाख रुपए। बोलते और सोचो कि ये लेने के लिए 5 लाख का लोन ले, 18% पर एनम रिपेबल एट एंड ऑफ द 15th every year together with interest. As on 1st January 2022, the bank announces 1% prepayment penalty on the loan amount if it is paid within 15 days starting from that day. कुछ नहीं, और कुछ तो नया एग्जांपल दे रहे कि भैया बैंक आपको जब भी लोन देता है तो लोन जो इंस्टॉलमेंट में आपको बोला गया उसी इंस्टॉलमेंट में भरना होगा। कभी कभी अपने मन में आता है कि मैंने 5 साल का लोन लिया लेकिन 3 साल के बाद ही मेरे पास पैसे आ गए, मैं जाके सारा लोन अभी भरना चाहता हूँ। तो बैंक अगर आप लोन जल्दी भरते हो तो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगाता है। बैंक ने आपको लोन क्यों दिया था? क्योंकि बैंक को लगा था 5 साल तुम्हारे पास लोन रहेगा, 5 साल वो कमाते रहेंगे। अब आप 3 साल में जाके बैंक को सरप्राइज दे रहे हो, सरप्राइज अगले 2 साल नहीं कमाने मिलेगा। तो बैंक बोलता है फिर मैं आपको 1% 2% का पेनाल्टी लगाऊंगा, तो उसको पेनल इंटरेस्ट बोलते हैं, प्रीपेमेंट के ऊपर लगता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, पता नहीं उसका आगे क्या रिलेवेंस है। एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड। लोन कितने का लिया था आपने? अरे कहाँ चला गया? फाइल ही बंद हो गया। हाँ, यहाँ पे आपने लोन फाइल का लिया था तो आपको अभी आपके बुक में फाइल की रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। फाइल का आपने लोन लिया है और असेट विल बी रिकॉर्डेड एट 7 लाख, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे है। दोनों भी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया। करंट कॉस्ट देखो अभी क्या है। करंट कॉस्ट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। ऑल्टरनेटिव मेथड है। Assets are carried out at an amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if the same asset or an equivalent assets was acquired currently. अब भी अगर सेम असेट खरीदने जाओगे तो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, उतने वैल्यू पे उस असेट को रिकॉर्ड करो। अभी आपने नया लाया नहीं है, आप खाली सोच रहे हो कि ये असेट निकालूंगा और नया असेट अगर आएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पे मैं इस करंट असेट को ही रिकॉर्ड करूंगा। मैंने क्या बोला समझा?
नया एसेट अगर आप खरीद के लेकर आओगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हो जाएगा। आपने खरीदा नहीं है नया, अभी बस सोच रहे हो कि अभी मेरे पास 9 लाख की गाड़ी है, वही गाड़ी अगर मैं नहीं खरीद लूं तो 12 लाख में मिलती है, तो मेरी करंट गाड़ी की कॉस्ट क्या होगी, अभी करंट कॉस्ट क्या होगी 12 लाख, ठीक है ना। लाइबिलिटीज आर कैरिड आउट एट अनडिस्काउंटेड कैश, डिस्काउंट करेंगे कि अनडिस्काउंटेड रहेगा ये, डिस्काउंट मतलब टाइम वैल्यू फैक्टर लगाना, टाइम वैल्यू फैक्टर लगाओगे तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अरे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दिया, तो ये अनडिस्काउंटेड रखने का इनको हमेशा। अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट रिक्वायर्ड टू बी सेटल द ऑब्लिगेशन करंटली, अभी के अभी मैं बैंक के पास जाऊंगा और अगर लोन को क्लोज करूंगा तो मुझे कितना भरना पड़ेगा, वो अमाउंट हो जाती है इसकी करंट लाइबिलिटी की करंट कॉस्ट। देखो सो एज पर करंट कॉस्ट द मशीन विल बी कितनी हो जाएगी, जो 7 लाख की मशीन है उसकी करंट कॉस्ट कितनी है, नहीं खरीदने जाओगे तो 25 लाख, और लाइबिलिटी जो है उसमें अभी के अभी जाके लाइबिलिटी भर के आओगे तो 1% का पेनल इंटरेस्ट लगेगा आपको, तो 5 लाख का 1% कितना, तो लाइबिलिटी का करंट कॉस्ट कितना 5 लाख 5,000, बुक में कितना है 5 लाख, लेकिन करंट कॉस्ट कितना अभी के अभी मार्केट में जाके अगर मैं भरूंगा तो 5 लाख 5,000 मुझको देना पड़ेगा, तो इसकी करंट कॉस्ट हो, ये नया है कुछ, करंट कॉस्ट आपके लिए थोड़ा नया है, बाकी तीनों आपको पता है। रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आपने बहुत काम किया हुआ, अपनी रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हुए, बैलेंस शीट में असेट 10 लाख है लेकिन बोलते अभी कभी बेचेंगे तो 3 लाख में जाएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट में 12 लाख है लेकिन अभी बेचने आएंगे तो 50 लाख में जाएगा, तो कभी रियलाइजेबल में प्रॉफिट भी होता है, रियलाइजेबल में लॉस भी होता है, आपने देखा होगा रियलाइज प्रॉफिट इन द रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट, ये देखा आप लोगों ने। चलो सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 20 लाख इफ ही वुड सेल द मशीन परचेस, जो पहले मशीन किया था ना उसने 7 लाख में परचेस किया था, वो अभी कभी अगर बेचेगा, नहीं खरीदने जाएगा तो 22 लाख, वो करंट कॉस्ट होगी, लेकिन ये बेचने जाएगा अभी अगर तो उसको कितना मिलेगा अभी मार्केट में 20 लाख, तो इसकी क्या हो गई रियलाइजेबल कितनी हो गई 20 लाख, अगर अभी के अभी बेचने जाएगा तो ये 20 लाख पे जाएगा, ठीक है ना। एंड विच वुड कॉस्ट 25 लाख in case he would buy it currently. Take also that Mr. X found that he had no money to pay off the bank loan 5 lakh currently. चलो ठीक है, as per the realizable value assets are carried out an amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in orderly disposal. Orderly disposal मतलब systematic manner में अगर आपने asset बेचा, haphazard manner घाई घाई करके नहीं, पैनिक होके नहीं, systematically आपने अलग अलग बायर ढूंढे और उनको बुलाया, आपने उनको बताया कि मुझको asset बेचने का है, ठीक है ना, 2-4 लोगों की इंक्वायरी आई आपके पास, उसमें से जो बेस्ट बीड आई उसको आपने बेच लिया, तो आपको जितना पैसा मिलेगा, ऑप्टेन मतलब समझते हैं आपको, ऑप्टेन मतलब कितना मिलेगा उसको हम ये बोलते हैं हैपेजर्ड डिस्पोजल। हैपेजर्ड डिस्पोजल मतलब घाई करके पैनिक करके सेल करना, अर्जेंसी में सेल करना, वो गलत है, ठीक है ना। हैपेजर्ड डिस्पोजल में यील्ड समथिंग लेस, लाइबिलिटीज आर कैरीड एट डेज सेटलमेंट वैल्यू, लाइबिलिटीज को कौन से वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है सेटलमेंट वैल्यू, मतलब अभी के अभी मैं बैंक को अगर पैसे दूंगा तो वो क्या वैल्यू पे मुझको देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है, तो वो देखते हैं, दैट इज अनडिस्काउंटेड, अगेन ये अनडिस्काउंटेड है मतलब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लगा रहे हो, ओके। तो देखते हैं फिर मशीन का सर फिर रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा अभी 20 लाख, क्योंकि अभी के अभी अगर मशीन बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 20 लाख, और अभी के अभी मैं लाइबिलिटी अगर पे ऑफ करने जाऊंगा, ठीक है ना, while the bank loan should be recorded at 5 lakh at a settlement value in its normal course of business, अभी मैं बैंक का लोन अगर भरने आऊंगा तो मुझको कितना भरना पड़ेगा 5 लाख, इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड करो अगर आपको पेनाल्टी लगा रही है, दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम रियलाइजेबल वैल्यू। चलो आगे चलते हैं, देन प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया आपको प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और प्रेजेंट वैल्यू का इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत टाइम लगेगा, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, A इज इक्वल टू एनईटी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन, ये इनटू एन नहीं पता है ना, रेस टू एन है, इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है P इज डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन, इनटू होता है, आई डोंट नो, ये सालों इंटू नहीं है तो चूना लगा रहे तुम लोग, ये कह रही हाँ तो, ओके हाँ मेरा वो गलती हो सॉरी, ये वाला फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला, पी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी फिगर्स, मुझको ये बताना था, मैंने इसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व करके दिखाया,
जो हम लोगों ने 1-1 लाख का लगा ना, 1 लाख मेरा क्या था, एन्युटी अमाउंट। एन्युटी मतलब कुछ नहीं, हर साल जो मिलता है अमाउंट उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। एन्युटी मतलब कुछ ऐसा दादा ऐसा फैंसी वर्ड ऐसा मत समझो, हर साल जो अमाउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। रेंट आपको कैसे मिलेगा, आपके पास प्रॉपर्टी होगी तो हर साल। अपने बैंक में एफडी रखा तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, हर साल, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है, जो रिपीटेडली मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। और जो एक ही बार मिलता है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जो 10 साल के बाद ही मिलने वाला है उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। तो वन टाइम मिलता है, लमसम अमाउंट भी बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम। चलो, तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा था, कुछ एग्जांपल दिया एन्युटी फैक्टर निकालने का, उन्होंने बात किया ना, 1 साल का ही वैल्यू निकालना है तो आपको निकाल के दे दिया उन्होंने। 1 लाख का अगले साल का वैल्यू कितना होगा, 83,000, क्योंकि उनका एन्युटी फैक्टर उन्होंने कितना लिया है, 20%। ये निकालने आ जाएगा ना, 1 डिवाइड बाय 1.2 ना, 0.2 करते हैं ना हम लोग, 1 डिवाइड बाय 1.2। देखो आ रहा है क्या, 83.3333 ना। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। ऐसा उन्होंने पूरे 10 साल का एन्युटी निकाल के दिखाया, अलग अलग साल का। अपन लोग इतना मेहनत करते हैं क्या, अरे अगर अगर इनफ्लो कांस्टेंट है, इतना मेहनत कब करना पड़ता है, टेबल कब बनाना पड़ता है, जब अमाउंट जो है हर साल अलग अलग है। लेकिन अगर आपका कॉमन फैक्टर है ना, अमाउंट आपकी कॉमन फैक्टर निकल सकती है ना, हर साल क्यों मल्टीप्लाई करने का, तो आप एक एन्युटी फैक्टर निकाल दो, फैक्टर को ही एनुअलाइज कर दो और एक ही बार मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ये यहाँ पे करके दिखाया, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला लिखा है। देखो फाइनली उन्होंने क्या समराइज करके दिखाया कि जो एक मशीनरी की अभी बात हुई थी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी, 7 लाख, और उसका बैंक लोन कितना था, 5 लाख। ये लाइबिलिटी की हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। आगे करंट कॉस्ट, अगर मैं आज के आज जाके मार्केट में से यही मशीन नया खरीदता हूं तो वो कितने में मिलेगा, 25 लाख। और आज क्या जाके लाइबिलिटी भरता हूं बैंक को तो 1% प्रीपेमेंट पेनाल्टी लगाएगा बैंक मेरे को, तो वो कितना लेगा मेरे से, 5,05,000। ये उसकी करंट कॉस्ट हो गई। रियलाइजेबल वैल्यू में अगर अभी मार्केट में ये असेट बेचने गया, खरीदने नहीं, करंट कॉस्ट में मैं खरीदने गया था, समझ में आ रहा है ना आपको, अभी बाय करूंगा तो कितने में मिलेगा, और ये रियलाइजेबल वैल्यू उसका अपोजिट है, अभी सेल करेगा तो कितना मिलेगा, तो अभी सेल करूंगा तो ये कितना मिलेगा मुझे, 20 लाख, और लाइबिलिटी को अभी के अभी सेटल करूंगा तो कितना मिलेगा, 5 लाख। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने निकाला, ये प्रेजेंट वैल्यू आपको लास्ट वाला जो है वो कैलकुलेट करके देखना है कि इनफ्लो कितना आने वाला है और आउटफ्लो कितना जाने वाला है। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू डू इट। चलो आगे चलता हूं। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन देखते हैं क्या बता रहा है। वैल्यू रिलेट्स टू बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसका बेनिफिट जो आप डिराइव करने वाले हो। जैसे ये पेन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन आपके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपके नोटबुक पे चलेगा नहीं। आप समझ रहे हो ना, तो मेरे लिए वैल्यूएबल है लेकिन तेरे लिए वैल्यूलेस है, यूजलेस है। ओके, तो वैल्यू अलग अलग होता है। वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है, वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन प्राइस इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तू खरीदने जाएगा मार्केट में तभी भी इतने में ही मिलेगा, मैं खरीदने आऊंगा तभी भी इतने में ही मिलेगा। एक भूखे को पूछे पार्ले जी की वैल्यू क्या है, जिसका पेट खाली है 3 दिन से, उसको बोलो पार्ले जी है, उसका वैल्यू क्या है, तुम उसको पार्ले जी हो, तुम्हें भगवान दिखेगा उसको। और वो पार्ले जी बिस्किट का जो आपने उसको पार्ले जी बिस्किट है उसमें प्रसाद दिखेगा उसको। ठीक है, और जिसका पेट भरा हुआ है एकदम कट टू कट, उसको बोलो पार्ले जी खाएगा क्या, नहीं खाएगा। ओरियो बोलेगा तो एक बार खा भी लेगा, बर्बन खा भी लेगा, पार्ले जी नहीं खाएगा। पार्ले जी कौन खाता है, प्राइस दोनों के लिए कितनी है, सेम, लेकिन वैल्यू दोनों के लिए। तो वैल्यू एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होती है, एक परसेप्शन होता है वैल्यू। ठीक है, टू बी इकोनॉमिस्ट वैल्यू इज द यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन ना। वैल्यू क्या है, एक यूटिलिटी। अभी आपको सर पढ़ाएंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह हो गया क्या, नहीं हुआ अभी तक, 12th में हुआ था। अरे कभी तो सुना था मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। पहले एप्पल में जो वैल्यू है सेकेंड एप्पल में नहीं होती, थर्ड एप्पल में और कम हो जाती है, फोर्थ एप्पल में। वो यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन ना,
कि पहला एप्पल खाते हो जब आप भूखे थे तो कुछ अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, और उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन कम होते गया। काय रे, पहला सिगरेट का सेटिस्फेक्शन अलग ना रे। धीरे धीरे कम होते जाता है। हाँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक टू बी इकोनॉमिक्स to the economist, the value is the utility of economic resources to the person contemplating and enjoying it. चलो ठीक है। In accounting, to mean value of an object is a object, abilities or ideas or monetary surrogate is used. That is to say, value is a measure in terms of money. तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है इकोनॉमिक, वो एकदम सिंपलीफाई कर रहा है। वैल्यू जो इकोनॉमिक सोचता है वो अलग है, वैल्यू जो अकाउंटेंट सोचता है वो अलग है। इकोनॉमी सेटिस्फेक्शन लेवल में सोचता है कि मैं कितना सेटिस्फाइड हुआ, उसकी कोई वैल्यू अमाउंट नहीं निकाल सकते। मैं 18 रुपया सेटिस्फाई हुआ, अपन लोग बोलते मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ या तो मैं डिससेटिस्फाइड था। सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड, एवरेज सेटिस्फाइड, ओके ओके। कोई इमोजीज होता है ना, एकदम सेटिस्फाइड, ये इतना बड़ा स्माइल, एकदम नाराज ऐसा स्माइल। तो इकोनॉमिक्स को वो समझ में आता है। अकाउंटेंट बोलता है वो सब भाड़ में गया, मेरे को नंबर बता। मेरे लिए वैल्यू मतलब क्या है, नंबर। मैं कौन से नंबर पे रखा हूं, यहाँ पे सब्जेक्टिव वगैरह वो भाड़ में गया, मुझको इधर लिखने का, बैलेंस शीट बनाने का, जर्नल एंट्री कितने पे मारू वो बता। ठीक है। सपोज एन इंडिविजुअल परचेस अ कार ऑफ 2,50,000, बताओ कार 2,50,000 में लिया और उसमें से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाया, क्या वैल्यू मिला होगा उसको, बताओ। वैल्यू के इकोनॉमिक्स वाले को समझ रहे हैं ना, मार्जिनल यूटिलिटी उसका बहुत हाई है अभी। अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला उसको, ठीक है ना। लेकिन अकाउंटेंट बोलेगा सर जी वो इतने, मैं आपको जब पूछा कि वैल्यू क्या है तो आप ये नहीं बता सकते कि तृप्त हो गया, स्वर्ग मिल गया। मैं ये सब नहीं पूछ रहा, जर्नल एंट्री कितने की मारू वो बताओ। तो तुम बताओ 2.5 लाख की कार लिए, जर्नल एंट्री कितने पे बिटेगी, 2.5 लाख पे बिटेगी। सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, लेकिन तो क्या 2 जीरो बढ़ाऊं यहाँ पे, ठीक है ना। Suppose an individual purchase a car of 2,50,000, its value lies in satisfaction to be derived by that individual using the car in future. Economics often use ordinal scale to indicate the level of the satisfaction, but the accountants are only cardinal scale. Cardinal मतलब जो logical है, जो number है, जो number है उसको हमको cardinal बोलते हैं, ठीक है ना। If the value of car is taken as 2,50,000, it is only one type of value called acquisition cost. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। और AS10 कौन से वैल्यू पे असेट को रिकॉर्ड करने बोलता है, PPE। याद आ रहा है क्या आपको, PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंडेट करता है आपको फिक्स असेट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का, प्रेजेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट अप्रोच है वहां पे। AS2 बोलता है, AS2 क्या बोलता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज। तो उधर रियलाइजेबल वैल्यू का थोड़ा तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इधर AS10 तो बोलता है रियलाइजेबल वैल्यू वगैरह देखना ही नहीं है जब तक रियलाइजेशन नहीं होता आपका, मतलब जब तक आप वहां नहीं चले जाते, लिक्विडेशन में नहीं चले जाते, डिसोल्यूशन में नहीं जाते, तब तक तो आपको कैरी करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है ना। सो द वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेजरमेंट। इन अकाउंटिंग वैल्यू इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं देखते, हाई लो नहीं, वो सब नहीं देखते अपन, सिंपली हाँ 2.5 लाख 2.5 जनरल एंट्री बीइंग कार अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट नरेशन बीइंग कार परचेस्ड। आई एम हैप्पी वगैरह उधर नहीं लिखने का नरेशन। अकाउंटिंग एस्टिमेट लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो मुझे आपको पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है। अकाउंटिंग परफेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़े जब बड़े हो जाओगे तो शायद मैं ही आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा। तो ऑडिट पढ़ाने के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैलेंस शीट की गारंटी नहीं ले सकते, कितना भी अच्छा ऑडिट कर लो। गारंटी इस कंपनी में सब कुछ ठीक है आप बोल ही नहीं सकते, यू कैन नॉट टेक गारंटी। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट ने जो बनाया है ना उसका हर चीज का एविडेंस नहीं होता। बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। हम डिसाइड करते हैं कि फर्नीचर 10% पे डिप्रिशिएट होगा। आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि 10% पे ही क्यों, ठीक है ना। इस बेंच पे बैठने वाले लोग थोड़े ज्यादा मोटे हैं तो ये बेंच को जरा ज्यादा डिप्रिशिएट कर रहे हैं, इस बेंच को आपको 18% लेना चाहिए।
और उस बेंच पे बैठने वाली लड़कियां जो है वो बटरफ्लाई की जैसी, वो बेंच को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके ऊपर कुछ बैठा भी है कि नहीं, तो वो तो डिप्रिशिएट हो ही नहीं रहा है सर। हाँ, तो ऐसा आप करते हो क्या? नहीं। हमने 10% फर्नीचर का डिप्रिसिएशन पकड़ा, तो बिल्डिंग में जितना भी फर्नीचर है सबका हम क्या करते हैं, 10% ही मारते हैं। तो 10% इटसेल्फ इज एन एस्टिमेट। क्या है? एस्टिमेट। आपको कोई अगर पूछेगा प्रूफ ला के दो 10% क्यों, क्या प्रूफ दोगे? 12% क्यों नहीं? ऐसा अगर किसी ने सवाल पूछा 12 क्यों नहीं, 10 ही क्यों, क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं है इसका। मैनेजमेंट को आप पूछ रहे हो, मैनेजमेंट ने बोला सर हमको लग रहा है इस साल 3% लोग बैडेड होंगे सर, 3% का तो हमको रिजर्व करके रखना चाहिए। 3% ऑफ सेल्स, 3% ऑफ सेल्स क्या करना चाहिए हमको, रिजर्व करके रखना चाहिए, शायद उतना बैडेड हो सकता है। आप पूछ सकते हो क्या, एविडेंस दो, प्रूफ दो, गारंटी दो कि 3 ही होगा, 3 से ना ज्यादा होगा ना कम होगा। लेकिन एस्टिमेट है सर, ऐसा कैसा बात कर रहे हो आप? सेम प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी, मतलब जो आपने प्रोवाइड करके रखा, आपको लगा कि कंटीजेंट है, आपको लगा कि कंटीजेंट है, एक्चुअली कंटीजेंट है कि नहीं, who knows? You thought it is contingent, therefore you did not record it, you put it as a footnote in the balance sheet, notes to accounts में लिखा आपने। कंटीजेंट लाइबिलिटी को हम डिस्क्लोज करते हैं, अगर आपको पता होता कि ये लाइबिलिटी है तो आप उसको प्रोवाइड करते, रिकॉर्ड करते बैलेंस शीट में, रिकॉग्नाइज करते बैलेंस शीट में। लेकिन आपको लगा कि नहीं 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 नहीं, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ये आपको लगा, इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंट्स में कुछ चीजें एस्टिमेट बेसिस पे होती है। एस्टिमेट समझता ना आपको? अभी हम बिल्डिंग बनाने वाले, तो हम उसके पहले एस्टिमेट ले रहे हैं मार्केट से कि बिल्डिंग कितने का बनेगा। बनाया क्या हमने अभी? नहीं, एस्टिमेट लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो प्रेडिक्शन है ये सब, ठीक है ना। चलो देखो, हाँ क्या लिखा है लोगों ने इतना सब, पूरा पढ़ो, पागल हो गए, मार देंगे लोग मेरी बात। Earlier in this unit, we have learned how to measure the transaction which had already taken place and for which either some value or money has been paid or some valuation principle are to be adopted for their measurement. तो उन्होंने बोला कि हमने 4 मेथड पढ़ लिए, आपको पता ही है, मनी पे किया होगा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड वगैरह कर लो आप। But there are certain items which have not occurred, therefore cannot be measured using the valuation principle. Still, they are necessary to be recorded in the books of account. For example, provision for doubtful debt. Such items we need to value. In such situation, reasonable estimate. Estimate ऐसा करोगे क्या कि unreasonable है? हाँ, एस्टिमेट हमेशा कैसे होने चाहिए अकाउंट्स में? रीजनेबल। सर रीजनेबल और अनरीजनेबल में क्या फर्क होता है? रीजनेबल और अनरीजनेबल में इतना ही फर्क होता है कि जो अनरीजनेबल होता है वो बेसलेस होता है, उसका कोई बेस नहीं। कैसे आपको लगा 10%? लगा, बस लगता है मुझको। इसका 15 क्यों? मुझे लगा 15%। मैं पूछ रहा हूँ कंप्यूटर को 40% पे क्यों डिप्रिशिएट कर रहे हो? बस ऐसे ही। अरे ऐसे आंसर नहीं दे सकते, आपको बोलना पड़ेगा कि कंप्यूटर सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसकी लाइफ 4 साल से ज्यादा नहीं है। 4 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, तो 4 साल में मुझको उसको डिप्रिशिएट करना है। WDV मेथड से अगर मैं 40% प्रोवाइड करूंगा तो विद इन 4 इयर्स मेरा सब्सटेंशियल वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो असेट का 10 क्यों, ये फिक्स असेट का, ये फर्नीचर का 10 क्यों? सर मिनिमम 10 साल तो चलेगा ही, 10 से 12 साल तो चलेगा। तो 10 साल से 12 साल मतलब हर साल का डिप्रिशिएशन कितना हो गया, मोटा मोटी 10%। तो लाइफ को हमने कनेक्ट किया ना डिप्रिसिएशन से, तो ये क्या है, रीजनेबल है। मैं बताया कि पिछले 3 साल से हर साल 100 में के 2 बच्चे तो चुना लगा के जाते ही है सर। 100 में के 2 तो कितना परसेंटेज निकला? 2%। इस साल मुझे लग रहा है कि 5 होगा। इस साल क्या होगा? 100 में से 5 बच्चे चुना लगाएंगे, तो वो ने 5% का ऑलरेडी प्रोवाइड किया। तो थोड़ा अनरीजनेबल लग रहा है आपको कि अभी 3 साल से क्या चल रहा था, 2%, तो इस साल भी कितना होना चाहिए था आपका प्रोविजन? तो वो पूछ रहा है मैनेजमेंट को कि बताओ इस साल आपने 5 क्यों किया? मैं बोलेगा तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं एस्टिमेट कर रहा है ना, इस साल की बैच हराम खोर है, आप आके देखो जरा। या ऐसा रीजन देके चलेगा क्या? मैं बोलूंगा दिस इज द ईयर ऑफ कोविड, टफ टाइम फॉर एवरीवन, सम स्टूडेंट मे नॉट पे, वी हैव टू एक्सेप्ट।
सम विल पे, सम विल नॉट पे। तो इस साल बैड डेट हायर देन यूजुअल होगा, इस साल बैड डेट हायर देन यूजुअल होगा, इसलिए हमने कितना प्रोवाइड करके रखा हुआ है 5%। अब थोड़ा रीजनेबल लग रहा है आपको, तो तुम करने ही वाले थे, लेकिन अभी 3% इंक्रीज किया, उसका मैंने लॉजिक दिया। तो आपको लॉजिक अगर देने आता है तो उस एस्टिमेट को क्या बोला जाता है, रीजनेबल एस्टिमेट। ओके, चलो, जो रीजनेबल होता है वो बेस होता है ऑन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन असेट्स एंड लायबिलिटी इज टू बी बेस्ड ऑन estimate of uncertain future event. As a result of uncertainty inherent in the business activities, many financial statement item cannot be measured with precision but can be only an estimate. बोलते परफेक्टली हम तो बता ही नहीं सकते, बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटीज रहती है। ओके, therefore the management makes various estimate and assumption of asset, liability, income and expenses as on the date of preparation of financial statement. Such estimates are made in connection with computation of depreciation. कहाँ पे होता है बता रहा है, estimate का यूज कहाँ पे हो रहा है, depreciation, amortization, impairment. मैंने अभी impairment बताया था आपको क्या होता है, impairment sudden fall in the value होता है, depreciation gradual systematic fall in the value क्या होता है, depreciation, sudden fall क्या होता है, impairment, ठीक है ना, impairment of losses as well as accrual, provisions, employee benefit। तो ये सारे वर्ड जो है वो कहां से आए हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आए हुए, ठीक है ना। Also estimate may be required to be made for determining bad debts, useful life, residual value of an item of plant and machinery and inventory obsolescence। obsolescence उस दिन ही आया था कि कौन सी इन्वेंट्री obsolete हो गई है कौन सी नहीं हुई है, ठीक है। The process of estimate involves judgment based on the latest information available। तो जजमेंट लेना पड़ता है, जजमेंट मतलब मैंने बोला ना, मैंने जजमेंट लिया इस साल 5% WDV 5% ये करना पड़ेगा आपको, RDD करना पड़ेगा, कंप्यूटर 5 साल चलेगा 4 साल चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। जजमेंट है मेरा, मेरा जजमेंट मेरे एक्सपीरियंसेस से आता है, ठीक है ना। तो जजमेंट किस लिए मैंने कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन ज्यादा रखा है, फर्नीचर का कम रखा है। ओके, एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन इफ चेंजेस अकर। तो एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट बदलते रहता है, एस्टिमेट कांस्टेंट नहीं रहता, रिवीजन होता है। आप अगले साल एस्टिमेट चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इस साल 5 किया तो अगले साल भी 5 ही करना है, हर साल चेंज करो, हालात बदल गए एस्टिमेट बदल जाएगी, ठीक है ना। एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन इफ चेंजेस अकर रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑन विच द एस्टिमेट वाज बेस्ड और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। Changes in accounting estimate means differences arises between certain parameters estimated earlier and re-estimated during the current period or actual result achieved during the current period। चलो ठीक है, कुछ नहीं। For example, the situation wherein accounting estimates are needed to be given as follow: a company incur expenditure of 10 lakh on development of the patent। 10 लाख खर्चा किया पेटेंट बनाने के लिए, IPR बनाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाने के लिए 10 लाख खर्चा किया। Now the company has to estimate for how many years the patent would be benefited। अब उनको देखना है कि ये पेटेंट का उनको बेनिफिट कितने साल तक होगा। मान लीजिए 3 साल का ही होगा बेनिफिट, तो इस पेटेंट को, इस कॉस्ट को 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। मान लेते 10 साल होने वाला, तो 10 साल में राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना। अ कंपनी डीलिंग इन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यूजेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ये AS7 में होता है, ये मेथड कहां पे यूज होता है, AS7, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। मतलब आप पूरा एक ब्रिज बना रहे हो, तो पूरा ब्रिज खत्म होने के बाद गवर्नमेंट को बिल नहीं कर सकते, आप मर जाओगे, इतना ब्रिज बनाने का पैसा कहां से लाओगे आप। तो अभी आपका स्टेज 1 कंप्लीट हुआ है, आपने कुछ पिलर खड़े कर दिए, आपका स्टेज 1 खत्म, तो स्टेज 1 का पहले बिलिंग करो। तो पूरे प्रोजेक्ट में का 20% प्रोजेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। क्या बोलते हैं, परसेंट। एक होता है कंप्लीशन मेथड, कंप्लीशन मेथड मतलब बिल तभी करना जब काम खत्म हो जाएगा। वो छोटे काम में चलता है, लेकिन बड़े काम में जो काम ही बस 10 साल चलने वाला है, वो 10 साल के बाद बिल करोगे क्या, 2 साल के बाद नहीं ना, अभी इमीडिएटली करना है आपको, लेबर पेमेंट करना है, अगला मटेरियल परचेस करना है, बिलिंग नहीं होगी तो कैसे चलेगा, ठीक है। चलो, तो उसमें भी बहुत सारे एस्टिमेट यूज होते हैं। कंपनी हैज टू प्रोवाइड फॉर टैक्सेस, टैक्सेस में भी एस्टिमेट यूज होते हैं। कंपनी हैज परचेस मशीनरी फॉर 10 लाख एंड प्रोक्योरमेंट हैड सजेस्टेड दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 10 इयर्स, 10 साल तक चलेगी। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है, ये सारे उन्होंने अलग अलग एग्जांपल दिए जहां पे एस्टिमेट यूज हो गए। ऑलराइट,
अभी इसके ऊपर जो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है वो काम की नहीं है इतनी, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर भी उन्होंने डायमेंशन ऑफ स्केल, स्टैंडर्ड ऑफ स्केल, ये सब जो लिखा है ना ऑब्जेक्ट वगैरह, वो इतना काम का नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। वो पढ़ भी लोगे तभी भी कुछ काम का नहीं है। मुझे तो आई डिड नॉट फाइंड एनी वैल्यू इन दैट। दो तीन बातें मैंने बता दी उनको कि मनी की खुद की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। पूरा यहाँ पे लिखा है कि पूरा मेजरमेंट मनी 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 में होना चाहिए, और खुद ही बोलते हैं कि मनी ही कांस्टेंट नहीं। और मैंने भी आपको बताया मनी की प्रेजेंट वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो मनी इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म। देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपन फटाफट। पहले फटाफट समरी कर लेते हैं। समरी में क्या बोला है? मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये आपको पता ही है, मॉनेट अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी निकल गया तो आप ट्रांजैक्शन और इवेंट को अकाउंट ही नहीं कर सकते। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। जब भी आप मेजरमेंट करने जाओगे तो ये 3 एलिमेंट्स के बारे में ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू बी मेजर्ड, पहले तो ढूंढो कि किसकी वैल्यू करना है आपको, क्या ट्रांजैक्शन है, सैलरी, असेट, लाइबिलिटी, पहले वो ऑब्जेक्ट ढूंढो जिसका आपको मेजरमेंट करना है। दूसरा, सिलेक्शन स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज, स्केल कौन सा यूज करोगे आप, उसको रुपीज में रखोगे, किलो में रखोगे, लीटर में लिखोगे, कैसे लिखोगे आप, वो स्केल डिसाइड करो। इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना। डायमेंशन मतलब मनी, मनी अपने आप में क्या है, डायमेंशन है जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है उसको। देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ये 4 ही है, ठीक है ना। सच और झूठ का सामना करते हैं। देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस, हिस्टोरिकल, करंट, रियलाइजेबल एंड फ्यूचर वैल्यू। ऐसा था क्या? फॉल्स है। इसमें कौन सा नया दिख रहा है आपको? फ्यूचर वैल्यू। इसके जगह पे क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। हम फ्यूचर वैल्यू पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, फ्यूचर इनफ्लो को हम प्रेजेंट वैल्यू पे लाके प्रेजेंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस प्राइस पेड एट अ टाइम ऑफ एक्विजिशन, राइट। अरे हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब प्राइस पेड एट अ टाइम ऑफ एक्विजिशन। As per future value, assets are carried at amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling such asset in a orderly disposal। ये वर्डिंग कहां पे आई थी? अगर अभी आप मार्केट में ये सिस्टमैटिक तरीके से बेचोगे तो जो पैसा मिलेगा उस पैसे को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, ऐसा है। हाँ, इसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू ना, कि अभी अगर आप बेचोगे तो जो वैल्यू पे जाएगा वो रियलाइजेबल वैल्यू होगा, ठीक है ना। At present value, liabilities are carried out at a value of future net cash outflow that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of business। देखो, at present value, liabilities are recorded at value of future net cash flow। प्रेजेंट वैल्यू पे थोड़ी ना क्या होता है, ये प्रेजेंट डिस्काउंटेड होना चाहिए ना ये। अरे प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिस्काउंटेड प्राइस होती है, ये तो डिस्काउंटेड है ही नहीं, ठीक है ना। इसका फोर्थ वाले का आंसर देखो क्या है, फॉल्स। लाइबिलिटीज आर कैरिड एट प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू नहीं, कौन सी वैल्यू? प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड टू बी सेटल। उसको हम तो डिस्काउंटेड ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग वर्ड आना जरूरी है। एबीसी परचेज अ मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख on 1st April 2001, on 31st March 22 similar machinery could be purchased for 20 lakh, historical cost of the machine is 20 lakh। ये सही है कि गलत है? गलत है। हिस्टोरिकल कॉस्ट 20 लाख कैसे होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है इसकी? 10 लाख। और ये 20 लाख क्या है इसकी? करंट कॉस्ट। 20 लाख क्या है इसकी? करंट कॉस्ट। चलो आगे चलते हैं। ABC purchased a machinery of 10 lakh on 1st April. On 31st March 22, similar machinery could be purchased for 20 lakh. The current cost of machinery is 20 lakh. हाँ, same ही। Take right है। Change in accounting estimate has to be given retrospective effect। Change in accounting policy का आप retrospective effect देते हो, पता है ना आपको। आप मेथड अगर चेंज करते हो WDV टू SLM या वेटेड एवरेज टू FIFO, तो आपको क्या करना पड़ता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है, मतलब फिर से एक बार कंप्यूट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हो तो इसका कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं जाता, इसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 3% किया था, ये सोच के कि लास्ट ईयर 3% बैड डेट होगा, इस साल मुझे लग रहा है 5% होगा, तो इस साल 5%, लास्ट ईयर का जाके 3 का 5 क्यों करूं? अब आगे आगे जाना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज का अकाउंटिंग डिफरेंट है, ओके। मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद
मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद, देखो क्या है इसका, ये फटाफट देख के खत्म कर दो अभी। पहले का सी देखो क्या है, मेजरमेंट डिसिप्लिन मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन करना है और सिलेक्शन ऑफ स्केल। अभी ऊपर 3 पॉइंट ये थे, उसमें के 2 पॉइंट है। ओके, ऑल द फॉलोइंग आर द वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 31st March इज 10 लाख, मार्केट वैल्यू 11 लाख, अभी बेचा तो as on 31st March 22 if company values machinery at 11 lakh, which of the following valuation principle is being followed, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया। अभी अगर 11 लाख पे अगर रिकॉर्ड किया तो रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू फॉलो करने का क्या, ए10 अलाउ करता है क्या, नहीं। ए10 क्या बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करो। आप हमेशा 10 लाख पे करोगे तो लाइफ में हमेशा 10 लाख नहीं करोगे आप, कभी ना कभी रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे आप, कभी जब डिसोल्यूशन चालू होगा, जब कंपनी को बंद करना होगा, ठीक है ना, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या नंबर था, थर्ड था ना, थर्ड का सी। मोहन परचेस मशीनरी अमाउंटिंग 10 लाख on 1st April 2001, on 31st March 22 similar machinery could be purchased for 20 lakh, तो ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हो गया करंट कॉस्ट, बट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 15 लाख, तो ये रियलाइजेबल वैल्यू हो गया। द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट इनफ्लोज वाज 12 लाख, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। चलो फटाफट, द करंट कॉस्ट ऑफ द मशीनरी बताओ जल्दी, करंट कॉस्ट कितना होगा, करंट कॉस्ट मतलब अभी अगर खरीदने जाएगा तो करंट कॉस्ट कितना होगा, 20 लाख। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 12 lakh, the historical cost is 10 lakh, the realizable value is 15 lakh। बस पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा कर लो, कुछ होगा तो फिर विनायक सर को पूछो, नहीं तो मुझे पूछो जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। बाकी अकाउंट्स खत्म हो गया शायद आप लोगों का ना, खाली कंपनी अकाउंट बचा रहेगा, वो शायद मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू।